हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स स्टार्टिंग किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही वीडियो हमारा मिल गया था जिसमें इंट्रो की तरह इंट्रो दिए थे कि हमारा क्रैश कोर्स किस प्रकार से चलेगा। तो क्रैश कोर्स का आज हम लोगों का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में हम लोग लाए हैं पॉलिटिकल साइंस का 12 लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे कि आपको हम बता ही चुके हैं उस वीडियो में, जो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके उसे पहले देख लीजिएगा। तो हमारा जो क्रैश कोर्स कराने का तरीका है वो पूरे आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएगी। तो हम बताए थे उसमें क्या शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो आज हम लोगों का शॉर्ट अर्थात 12 लघु उत्तरीय प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का आया हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्रैश कोर्स का ये पहला पहला रोज ही है। और जो जो बच्चे को मालूम ना हो तो कृपया आप लोग उसे शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो हमारा पॉलिटिकल साइंस का 12 लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग इसे इस प्रकार से अभी इसे जानने वाले हैं, जो हमें अभी क्लास में ही अर्थात आपको इस वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। और आपको पता ही है क्या, इसका नोट्स हमारा आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल सा ट्रिक क्या है, क्या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और आप नोट्स इसका पा सकते हैं। यह 12 सवाल आपको वहाँ बनाया हुआ मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो में आपको हर एक सवाल को अच्छी प्रकार से डिटेल में उदाहरण के साथ अभी समझा दिया जाएगा। और इसे अगर एक बार इसे आप कॉपी में लिख लेते हैं तो आपको ये याद अवश्य ही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला डेज का सबसे पहला सवाल पॉलिटिकल साइंस का आता है हमारा, क्या लोक अदालत क्या है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बोर्ड में ये पूछा गया है कि लोक अदालत जो है हमारा क्या है। तो आप लोगों को शायद ही पता होगा क्या लोक अदालत क्या है। नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। ठीक है, तो लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। अर्थात कानूनी तौर पर लोक अदालत को जो मान्यता दिया गया है वह 1987 के तहत 1987 ईस्वी में लोक अदालत को क्या दिया गया, वैधानिक अर्थात कानूनी रूप से मान्यता दिया गया है। चलिए एक बार इसे हम पढ़ देते हैं, उनके बाद आपको हम इसे अच्छी प्रकार से समझा देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग है हमारा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमों के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालय से अलग होता है क्योंकि यह विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों को सुलझाया जाता है। वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहां अधिक समय लगता है वहां लोक अदालत न्याय व्यवस्था का सुलभ साधन है। सिंपल सा शब्दों में समझे लोक अदालत क्या है। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको समझ में यह अच्छी प्रकार से आएगा कि हमारे गांव में क्या होता है, एक पंचायत चलता है जिसमें कि मुखिया सरपंच सब आते हैं। उसी सेम प्रकार का हमारा ये लोक अदालत है। इसमें न्यायालय में मुकदमा नहीं जाता है, उसमें गांव के लोग ही बैठ के सौहार्दपूर्ण तरीके से जो ही मुकदमा होता है उसका निपटारा किया जाता है। अगर यह निपटारा अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है तो सिंपल सी बात है कि यह सामान्य न्यायालय से अलग होगा, क्योंकि सामान्य न्यायालय में बहुत ही लंबे समय तक केस चलने के बाद उनका हमें फल मिलता है। लेकिन लोक अदालत अर्थात पंचायती के रूप में जो भी कार्य होता है उसका तुरंत ही हमें उसका परिणाम देखने को मिलता है। और यह विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौता के माध्यम से विवाद को सुलझाया जाता है। तो आप लोग इसे जानते ही हैं। और वर्तमान समय में अगर न्याय मिलने में जहां अधिक समय लगता है, अगर आप लोक अदालत तथा पंचायती के रूप में ना जानकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे तो आपको पता ही है कि न्याय मिलने में कितना अधिक समय लगता है। इसलिए लोक अदालत जो है न्याय व्यवस्था का सबसे सुलभ और हल्का साधन है। इसलिए 1987 के तहत लोक सेवा अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को लोक अदालत क्या है वह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लोक अदालत को याद रखेंगे। लोक अदालत को 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। जिस तरफ से हमारा पैराग्राफ और लाइन को छोड़ा गया है तो आप लोग उसे डायरेक्ट ही कॉपी में उतारेंगे, क्योंकि हम जिस प्रकार लिखते हैं तो उस प्रकार से आप लिखिएगा तो 2 का 2 आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को लोक अदालत में अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जितना भी सवाल आपको हम बताएंगे हमारा क्रैश कोर्स में, जितना भी सवाल आएगा वह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप उसे एक भी मिस ना करेंगे, नोट के साथ आप लोग कॉपी उसे बनाते रहेंगे। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था एक प्रणाली है, इसमें कई दलों और पार्टियों की प्रधानता पाई जाती है।
सरकार बनाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। कई दलों को मिलाकर साझा सरकार बनती है, इसे ही बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार भी दलीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी कई दल शामिल है। अन्य कई देशों में यह व्यवस्था मौजूद है, जैसे फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, पुर्तगाल, स्पेन, ब्राज़ील, कनाडा इत्यादि। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको हम एक बार इसे बता चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में ना आए तो इसी प्रकार से समझिए। बहु मतलब क्या होता है अनेक, और दल मतलब क्या होता है अनेक दलीय, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था आपको ये पूछा जाता है। बहु मतलब अनेक और दल मतलब दल। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है, एक प्रणाली है, इसमें कई दल, बहु मतलब अनेक, तो इसमें कई दल आएगा ही है, अनेक दल मतलब कई दल और पार्टियां की प्रधानता पाई जाएगी। और कोई भी दल हो राजनीति में, वह सभी दल सरकार बनाने के लिए इच्छुक रहता है और सभी दल सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। जो आप लोग मतदान में देखते हैं क्या प्रतिस्पर्धा काफ़ी होती है, 10-12 किसी भी चुनाव में 10-12 प्रत्याशी खड़े होते हैं, वह प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, अर्थात कंपटीशन में लगे रहते हैं कि उनकी सरकार बने। इसलिए यहाँ कहा जाता है इसमें कई दल और पार्टियां प्रधानता पाई जाएगी और सभी दल सरकार बनाने की प्रतिस्पर्धा करता है। जब कई दल मिलकर साझा सरकार बनाती है, अर्थात साझा सरकार बनाएगी जब कई दल मिलकर, तो उसे ही हम लोग बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम इंग्लिश में से कहते हैं। अगर वर्तमान समय की बात करें तो केंद्र की जो मोदी सरकार है वह भी बहुदलीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी कई दल शामिल है। अन्य देशों की अगर बात करें तो हम फ्रांस को ले सकते हैं, इटली को ले सकते हैं, पाकिस्तान और पुर्तगाल, स्पेन, ब्राज़ील, कनाडा इत्यादि को बहुदलीय व्यवस्था के रूप में हम लोग उसे देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुदलीय व्यवस्था पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा सांप्रदायिकता क्या है। बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन और कई बार यह आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी आने की चांस है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करना तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। देखिए सांप्रदायिकता आपका क्या है, क्या तात्पर्य इस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हित के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यानी कि सांप्रदायिकता एक ऐसा संकीर्ण मनोवृत्ति है जो किसी व्यक्ति में, जिस प्रकार से आप लोग सुनते होंगे, क्या वह कट्टर हिंदूवादी है, कट्टर मुस्लिमवादी है, वह कट्टर हिंदूवादी और कट्टर मुस्लिमवादी तो सांप्रदायिकता को ही जन्म देता है, क्योंकि वही व्यक्ति जो है, जो कट्टर हिंदूवादी हो या कट्टर मुस्लिमवादी हो, आप लोग इसे गलत तौर पर ना लेंगे, आप लोगों का समझाने का तरीका है, आप लोग इसे समझेंगे और वहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी अपना इसे पर्सनल तौर पर बात को ना लेंगे। ठीक है, तो आपको हम समझा देते हैं सांप्रदायिकता क्या है। तो बात कर रहे थे, कोई अगर हिंदूवादी और कोई मुस्लिमवादी कर रहा है तो वह पूरे समाज का भला नहीं देखेगा। आप लोग देखते होंगे अगर कोई हिंदूवादी है तो वह पूरे हिंदू समाज का भला देखेगा, वह मुस्लिम समाज का नहीं देखेगा, और कोई मुस्लिम है तो वह हिंदू का नहीं देखेगा, अर्थात वह सिर्फ अपने समुदाय, अपने जाति के व्यक्ति का भला देखेगा और वह सभी के हितों को नहीं देखेगा। अगर सभी को हितों को नहीं देखेगा तो वह राष्ट्र के नियम कानून के अंतर्गत आने वाले सभी हितों को वह प्रोत्साहित नहीं करेगा और संरक्षण देने की भावना को महत्व नहीं देगा। इसलिए सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोवृत्ति है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के हितों को प्रोत्साहित तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। ठीक है, तो आप लोग सांप्रदायिकता क्या होता है इसे समझ ही गए होंगे, और सांप्रदायिकता से पूछा जाए तो आपको यहाँ जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिखना है। सिंपल सा शब्दों में आप लिखेंगे तो आप 2 क्लास के बच्चे नहीं, जो आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए आपको कुछ स्टैंडर्ड शब्द का यूज करना है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्या सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत, क्योंकि वह अपने धर्म पर ही प्रोत्साहन करेगा और तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देगा, क्योंकि वह सांप्रदायिकतावाद है, जैसे कि आपको हम उदाहरण से समझाएं। और भारतीय राजनीति में भी सांप्रदायिकता का प्रभाव आप आसानी से देख सकते हैं, जिनका 2-4 आपको हम अभी बता रहे हैं। तो भारतीय राजनीति आप सांप्रदायिकता को किस प्रकार से देख सकते हैं, तो सुनिए।
सांप्रदायिकता लोकतंत्र को कमजोर किया है क्योंकि मतदान का आधार कई क्षेत्रों में अब धार्मिक पहचान बन गई है। आप लोग देखते होंगे किसी प्रकार का अगर चुनाव आता है तो किसी किसी चुनाव में क्या होता है, मतदान जो किया जाता है वह जाति के आधार पर किया जाता है। जैसे कि बात करें, अगर कोई हिंदू है तो उसे सभी हिंदू वोट देगा, अगर मुस्लिम है तो उसे सभी मुस्लिम वोट देगा। इसी प्रकार से जो हमारा लोकतंत्र है इसे यह सांप्रदायिकता कमजोर करता है, क्योंकि मतदान का आधार अब कई क्षेत्रों में धार्मिक पहचान के आधार पर बन गया है। और बात करें राजनीति में सांप्रदायिकता के समावेश से धार्मिक समुदाय में तनाव रंग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। आपको पता है कि राजनीति में अब जो है धर्म का प्रवेश हो चुका है, तो सिंपल सी बात है समुदाय में तनाव और रंग संघर्ष की स्थिति पैदा हो ही जाएगी। नेक्स्ट आपको देखना है क्या सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक दल लाभ की दृष्टि से अल्पसंख्यक के प्रति तुष्टीकरण और वोट की नीति अपना ली है, जबकि वास्तविक विकास नहीं हो पाया। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो उसे कहते हैं, और उनके प्रति जो हमारा सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक दल जो है वह वोट की नीति अपना कर रखा है, जिस कारण से उसका वास्तविक विकास नहीं हो पाता है। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं कि सांप्रदायिकता अब क्या होता है। आई होप आपका ये सवाल भी क्लियर हो चुका होगा। क्या सांप्रदायिकता क्या है। चौथा सवाल हम लोगों का आता है, क्या विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सा शब्दों में समझिए पहले इस प्रकार से उदाहरण से, क्या किसी भी देश का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार जैसा ही होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यवहार उसका व्यक्तिगत हित को प्रभावित करता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। बात करें अगर आपकी कोई पड़ोसी है तो आप उस पड़ोसी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे ठीक उसी प्रकार से वह पड़ोसी भी आपका उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। तो विदेश नीति भी ठीक उसी प्रकार से है। क्या कोई भी देश व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार जैसा ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यवहार उसका व्यक्तिगत हित को प्रभावित करेगा, उसी प्रकार एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। तो इसको आप समझिए इस प्रकार से, क्या विश्व में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद में एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंध में विस्तार हुआ। सिंपल सा बात है, विश्व में बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीयवाद जो है यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाना, वहाँ के व्यापार सेवा इत्यादि हमारे देश में आना जाना, ये सब जो अंतर्राष्ट्रीयवाद हुआ है वह दूसरे देशों के संबंध में विस्तार के कारण ही हुआ है। आपस में अनेक क्षेत्रों में सहयोग तथा आदान प्रदान का विकास हुआ है। जिन बातों को ध्यान में रखकर वह जिस नीति के तहत कोई राष्ट्र देश के साथ अपने संबंध तय करता है उस देश की विदेश नीति कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न देशों के बीच विश्व में बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीयवाद के बीच सहयोग तथा आदान प्रदान होता है, और सहयोग तथा आदान प्रदान के अंतर्गत जिन बातों को ध्यान में रखकर यह सहयोग तथा आदान प्रदान किया जाता है वह देश का विदेश नीति कहते हैं। सिंपल सा शब्दों में यही हमारा यह कहने का अर्थ है, विदेश नीति है। क्या कोई भी देश अपने दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार का आदान प्रदान या विकास की बात करता है तो उन बातों के अंतर्गत वह जो अपनी नीति को रखता है वही उनका विदेश नीति होता है। किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देश के नीतियां या व्यवहार एवं विशिष्ट भू राजनीतिक परिस्थिति से प्रभावित होता है। और किसी देश की विदेश नीति जो बनाता है यानी किसी देश के संबंधित उसका किस प्रकार का रिश्ता रखेगा, किस प्रकार का संबंध रखेगा, तो उसमें उसकी घरेलू राजनीति की, अन्य देश की नीति और व्यवहार और विशिष्ट भूभाग राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए वह यह तय करता है कि हमारा किसी देश के साथ किस प्रकार का विदेश नीति रहेगा। आई होप आपको विदेश नीति में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा सामूहिक सुरक्षा क्या है। पांचवा सवाल है हमारा, क्या सामूहिक सुरक्षा क्या है। तो चलिए सामूहिक सुरक्षा को भी अच्छी प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो हमारा सवाल है, क्या सामूहिक सुरक्षा शब्द से प्रकट होता है कि सामूहिक सुरक्षा किसी राष्ट्र द्वारा सुरक्षा के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्नों से संबंधित है। सिंपल सा बात है कि सामूहिक सुरक्षा से ही स्पष्ट हो रहा है क्या राष्ट्र द्वारा सुरक्षा के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्न को ही यानी कि रक्षा के लिए किया गया सामूहिक प्रयत्न ही हमारा क्या कहलाएगा, सामूहिक सुरक्षा कहलाएगा। इतना लिखने से आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, तो चलिए इसको हम आगे और भी लिखते हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहता है। सिंपल सी बात है, कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहेगा, किंतु यदि उस पर संकट आता है अथवा आक्रमण किया जाता है तो सामूहिक सुरक्षा से संबंधित सभी राष्ट्र
कि राज्य रक्षा के लिए सामूहिक रूप से संगठित हो जाता है। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आशय है किसी एक के लिए सभी तथा सब के लिए प्रत्येक। यह एक संयुक्त कार्यवाही की ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आक्रमण को रोका जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सब देशों की संप्रभुता और किसी के आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की उनकी इच्छा पर आधारित है। तो सिंपल सा शब्दों में आप समझ चुके हैं क्या सामूहिक सुरक्षा शब्द से ही यह अर्थ स्पष्ट होता है कि सामूहिक सुरक्षा किसी राष्ट्र के सुरक्षा के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्न से संबंधित है। सिंपल सी बातों में कहे तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहता है, किंतु अगर उस पर संकट आता है तो सभी देश उनकी सुरक्षा के लिए आगे खड़ा हो जाता है और सामूहिक सुरक्षा से संबंधित सभी राष्ट्र रक्षा के लिए सामूहिक रूप से संगठित होता है। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा से कहने का हमारा ये तात्पर्य हो जाता है सभी के लिए, एक के लिए सभी तथा सबके लिए प्रत्येक। यह एक संयुक्त कार्रवाई है और मशीनरी है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आक्रमण, अगर किसी देश पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आक्रमण किया जाएगा तो उसको विफल किया जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा किसी के आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की उनकी इच्छा पर आधारित है। आई होप आपको सामूहिक सुरक्षा भी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा छठा सवाल आता है, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को बताएं। ये सवाल को आप लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। क्या वैश्वीकरण के क्या सकारात्मक प्रभाव हैं? तो सिंपल सा शब्दों में बात करें, क्या वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के कारण ही आज विश्व के देशों के विभिन्न देशों के उत्पाद एक ही स्थान पर मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्वीकरण का प्रभाव यह पड़ा है, सकारात्मक पहलू बात करें तो यह है कि विभिन्न देशों में जो उत्पाद होता है वह हमें एक ही स्थान पर मिल रहा है। सेवा क्षेत्र में विकास इसका सबसे सकारात्मक पहलू है। इसी के कारण आधुनिक व्यापार का वैश्विक रूप सामने आया है, जिसके कारण लोगों को विभिन्न देशों में स्थापित होने व रोजगार के अवसर बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के बारे में पूछा गया है तो आपको सकारात्मक प्रभाव ही लिखना है। किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है, पहला होता है उनका सकारात्मक प्रभाव और दूसरा होता है नकारात्मक प्रभाव। तो हम लोगों को वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव को पूछा जाए तो लिखना है कि वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव के कारण ही आज विश्व के देश विभिन्न देशों में उत्पाद जो है, वहाँ की जो भी वस्तु उत्पाद की जाती है वह एक ही स्थान पर हमें अपने ही देश में मिल जाती है। सेकंड में आपको लिखना है कि सेवा क्षेत्र का विकास इसका सबसे सकारात्मक पहलू, इसी के कारण आधुनिक व्यापार का वैश्विक रूप सामने आया है और जिसके कारण लोगों को विभिन्न देशों में स्थापित होने वाले रोजगार अवसर को बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए हमारा सातवां सवाल को अब हम लोग देखते हैं। क्या है सातवां सवाल, क्या ग्राम सभा क्या है? यह सवाल भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट रहता है। क्या ग्राम सभा क्या है? सिंपल सी शब्दों में आप लोगों को ग्राम सभा हम एक बार पढ़ भी दे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं क्या है। पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था का मूल इकाई माना जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता प्रधान अर्थात मुखिया द्वारा की जाती है। प्रधान की अनुपस्थिति रहने पर ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान द्वारा की जाती है। ग्राम सभा अपना निर्णय खुद लेती है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ग्राम सभा के मतदाता सूची में अंकित रहता है। ग्राम सभा का कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में आता है। हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आपको हम फिर से एक अच्छे शब्दों में समझाते हैं। क्या पंचायती राज व्यवस्था का यह एक मूल इकाई माना जाता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा बैठक जो है वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है और ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता जो करेगा उनका मुख्य जो रहेगा वह मुखिया होगा। अगर किसी कारण से मुखिया की अनुपस्थिति देखी जाएगी तो उसका अध्यक्षता जो करेगा उप प्रधान अर्थात उप मुखिया के द्वारा किया जाएगा और ग्राम सभा अपना निर्णय खुद ही लेती है और ग्राम सभा सदस्य ग्राम की सभी वयस्क व्यक्ति यानी जिनके भी 18 साल के व्यक्ति हैं, 18 प्लस के व्यक्ति हैं, वे सभी उनके सदस्य होता है अर्थात किसके? ग्राम सभा के सदस्य होता है और इन सभी का नाम ग्राम सभा के मतदाता सूची में अंकित रहता है और ग्राम सभा का कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में आता है। तो चलिए
ये सवाल भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां सवाल को, क्या शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शीत युद्ध आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की बात है, तो सिंपल सा शब्दों में आप इसे भी बना सकते हैं। आपको एक बार पढ़ देते हैं, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से या अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित व तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो रहा हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। क्या अगर आप लोग पड़ोस में जो लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, जो भावना होती है वह लड़ाई की होती है, तनावपूर्ण इतनी होती है, गाली गलौज होकर ही रह जाता है, लेकिन किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शीत युद्ध भी है। क्या शीत युद्ध में क्या हुआ था, क्या यह एक ऐसी अवस्था है जब दो देश अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित होगा, तनावपूर्ण होगा, किंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होगा, तो इसी का नाम शीत युद्ध दिया गया है। तो देखिए शीत युद्ध कौन कौन देश के बीच हुआ था, तो वो भी समझिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दो बड़ी ताकत बन के उभरता है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जो 1945 ईस्वी तक चला था, आपको पता होगा। इनके बाद क्या होता है, दो राष्ट्र जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। तो उसमें पहला आता है आपका सोवियत संघ रूस और दूसरा आता है अमेरिका। यह दोनों बहुत ही ताकतवर राष्ट्र बन के उभरता है। लेकिन अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर फांसीवाद को हराया था। इससे बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ तीनों मिलकर फांसीवाद को हराया था। लेकिन युद्ध के बाद उनमें टकराव उत्पन्न होने लगा। किसके किसके बीच, रूस और अमेरिका के बीच क्या होने लगा, टकराव उत्पन्न होने लगा और मतभेद होने लगा, जिससे इनका संबंध बिगड़ने लगा। और इसी टकराव तनावपूर्ण स्थिति को, मतभेद को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ ही गए क्या शीत युद्ध क्या था। क्या शीत युद्ध का अभिप्राय ऐसी अवस्था से होगा जिसमें दो या दो से अधिक देश के बीच वातावरण उत्तेजित होगा, तनावपूर्ण होगा, किंतु वास्तविक रूप से कोई भी युद्ध ना होगा। यानी कि उसको बातों ही बातों में लड़ाई होगी, अगर वह हथियार बनाएगा तो ये भी हथियार बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से वह वातावरण उत्तेजित होगा और तनावपूर्ण होगा, किंतु वास्तविक रूप से युद्ध नहीं होगा। और 1990 और आपको पता है क्या यह दो देश सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच यह सोवियत संघ की लड़ाई हुई थी, जो आप लोग बुक में से पढ़ ही लिए होंगे। और शीत युद्ध में यही दो देश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और शीत युद्ध के अंत में बात करें तो सोवियत संघ की इसमें हार होती है, अमेरिका की जीत होती है। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, सिर्फ शीत युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बात कहे तो आप इतना ही लिख कर आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको सवाल आता है, क्या लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, अर्थात लोकतंत्र में वोटिंग का क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं इनका क्या महत्व है। लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि मतदान ही लोगों को एक अवसर देता है सही प्रतिनिधि चुनने का। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है। अतः लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। अतिशयोक्ति का अर्थ बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है कि 18 वर्ष पूरा होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है। इसमें राजनीतिक दल तथा चुनाव आयोग की भूमिका होती है। जातीय व्यवस्था तथा धर्म अथवा संप्रदाय भारतीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। तो सिंपल शब्द में समझिए क्या लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। तो लोकतंत्र में मतदान एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान होता है मतदान का, क्या इसमें मतदान के द्वारा ही एक अवसर देता है क्या जनता सही प्रतिनिधि को चुने। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है। अतः लोकतंत्र की प्राण अगर हम लोग मतदान को कह देंगे तो यह कोई भी चढ़ा कर कही गई बात नहीं होगी। और 18 वर्ष पूरा होने के बाद कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। इससे राजनीतिक दल तथा चुनाव आयोग की भूमिका होती है। अर्थात मतदान कराने में जो किसकी भूमिका होती है, तो राजनीतिक दल तथा चुनाव आयोग की भूमिका होती है। जातीय व्यवस्था तथा धर्म अथवा संप्रदाय में भारतीय आम चुनाव को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि मतदान में अब क्या हो गया है, क्या
मतदान जो हमारा क्या हो गया है, जातीय व्यवस्था पर आधारित हो गया है। मतदान का आधार क्या हो गया है, धार्मिक पहचान हो गया है, सांप्रदायिकता का रूप ले लिया है। तो वही कहा जा रहा है कि जातीय व्यवस्था तथा धर्म अथवा संप्रदाय भारतीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समय में निभाता है। इससे भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। धार्मिक पहचान जो है, जिस आधार पर अभी वर्तमान समय में मतदान किया जा रहा है, वह लोकतंत्र को बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है एवं कमजोर कर रहा है। आप, आई होप आपको ये लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है तो आप इसे समझ ही गए होंगे। ठीक है, लोकतंत्र, इसी मतदान के आधार पर ही हम अपने देश के भविष्य को तय करते हैं कि आने वाले प्रतिनिधि हमारे देश में किस प्रकार से हमारे देश को चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या केंद्र शासित राज्य क्या है। आप लोग कमेंट में हमें यह अवश्य बताएंगे क्या वर्तमान समय में हमारे भारत देश में केंद्र शासित प्रदेश राज्य कितने हैं। तो समझते हैं क्या केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले यह बात को जानिए, केंद्र शासित प्रदेश पूछे या संघ राज्य क्षेत्र पूछे या संघ क्षेत्र पूछे तो इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो आपको हम तीनों को एक ही साथ लिख दिए हैं तो आप आसानी से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो केंद्र शासित राज्य क्या है, क्या केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करता है। तो सिंपल सा कहने का अर्थ क्या है, क्या केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा राज्य होता है, हर एक राज्य में क्या होता है कि उसकी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सीधे भारत सरकार का शासन रहेगा, अर्थात राज्य सरकार का शासन वहाँ नहीं रहेगा। और भारत का जो राष्ट्रपति है वह हर एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या करेगा कि सरकारी प्रशासक अर्थात या उपराज्यपाल को नियुक्त करेगा। यह दोनों कार्य जो किया जाएगा तो इस वह हमारा किस श्रेणी के राज्य के अंतर्गत आएगा, तो वह केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोगों का। 11वां सवाल है क्या जल प्रदूषण के क्या कारण है। जल प्रदूषण का क्या कारण है, तो जल प्रदूषण के सिंपल सा सवाल है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो आपको हम पूरी बुक से, हम पहले ही बता चुके, ये क्रैश कोर्स है, हम पूरी बुक से सवाल दे रहे हैं जो भी आई सब है। ठीक है, तो जल प्रदूषण के क्या कारण है, सिंपल सा एक बार पढ़ देते हैं तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं, इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित है। देखिए कॉपी जिस प्रकार से हमारा नोट में लिखा है ठीक उसी प्रकार से आप नोट करेंगे, उसे याद करेंगे, और याद क्या करेंगे हम बता ही चुके हैं तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा। आप इसे एक दो बार सिर्फ देख लेंगे और इसी प्रकार से आप लिखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आप पूरी के पूरे बना चाहते हैं, आपको नंबर नहीं दिया जाता है, बशर्ते कारण यह रहता है कि आपको लिखने का सही तरीका नहीं होता है। जिस प्रकार से पूछा जा रहा है क्या जल प्रदूषण के क्या कारण है, आप क्या करेंगे एक ही लाइन में लिख देंगे ना, इसे क्या करेंगे नंबर वाइज लिख के, कम से कम 2 नंबर का है तो 4 गो या 5 गो लिखेंगे। तो आप अभी 5 गो लिख के लाए, आपको वहाँ 2 या 3 याद ही रहेगा, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है क्या एग्जामिनर को कॉपी पूरा फ्रेश लगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है क्या जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं, इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित है। जैसे कि फर्स्ट नंबर में बात करें, कृषि क्षेत्र में अनेक रसायन का उपयोग होता है। तो वर्तमान समय में आप कृषि में देखते होंगे क्या कोई किसी भी प्रकार की खेती किया जाए तो उनमें रसायन का उपयोग या छिड़काव किया ही जाता है। तो कहने का अर्थ है कृषि क्षेत्र में अनेक रसायन का उपयोग होता है। यह रसायन वर्षा में घुलकर नदियों, झीलों, तालाबों आदि में मिल जाता है और जल प्रदूषित होता है। तो सिंपल सा बात है कि कृषि क्षेत्र में रसायन का प्रयोग किया जाएगा, वर्षा होगी तो इनका नदी वह जल, वर्षा जल वह रसायन उसमें घुलेगा और झील, तालाब आदि में यह हमारा रसायन जाएगा और जिससे जल प्रदूषित होगा। सेकंड बात है नदियों, नगरों में मल जल, औद्योगिक कचरा जल स्रोत का सबसे बड़ा प्रदूषक है। आप देखेंगे कि नगरों में मल जल, औद्योगिक कचरा का जो नाला होता है वह डायरेक्ट उसे निकाल कर नगर से नदी में मिला दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषक का सबसे बड़ा प्रदूषक है। थर्ड बातें आते हैं आणविक ऊर्जा का प्रयोग, रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित करता है। आणविक ऊर्जा भी रेडियो सक्रिय पदार्थ भी जल को प्रदूषित करता है। चौथा पॉइंट है नदियों के तट पर धार्मिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान से भी जल प्रदूषित होता है। तो कई बार धार्मिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान नदियों के तट पर होता है, उससे भी हमारा जल प्रदूषित होता है। पांचवा पॉइंट है क्या गाँव और शहरों में शौचालय की कमी से जल प्रदूषित होता है। तो सिंपल सी बातें में जल प्रदूषण के क्या कारण है तो एक बार पढ़ने आसानी से आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे तो आप इसे और भी अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे।
अंतिम सवाल हम लोगों का आता है, क्या प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्यक्ष राजतंत्र से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले बात जानिए, क्या लोकतंत्र का दो रूप है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्राचीन यूनान में क्या था, क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। तो आपको लिखना है कि लोकतंत्र का दो रूप है, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्राचीन यूनान के नगर में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। इस तंत्र के अंतर्गत देश के सभी नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर सरकार के मामलों पर विचार करते हैं और वाद विवाद तथा निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण कर निर्धारण, अधिकारियों की नियुक्ति आदि का निर्णय करता है। इनका उदाहरण स्विट्जरलैंड है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, क्या इस तंत्र के अंतर्गत क्या करेगा, देश का सभी नागरिक एकत्रित होगा और सरकार के मामलों पर विचार करता है और खुद ही विवाद तथा निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। और इस व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिक ही कानून का निर्माण करेगा, कर निर्धारण करेगा, अधिकारी की नियुक्ति करेगा। अर्थात वहाँ सरकार की कोई भी वैल्यू ना रहेगी, उसमें सभी चीज़ क्या रहेगा, सिर्फ वहाँ की नागरिक ही रहेगा। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रत्यक्ष राजतंत्र के नाम से जानते हैं। और इनका उदाहरण की बात करें तो स्विट्जरलैंड का है। तो इस प्रकार से स्विट्जरलैंड एक देश है जो हमारा प्रत्यक्ष राजतंत्र का वर्तमान समय में उदाहरण है। आई होप आपको ये 12 सवाल ही अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो गया होगा। तो इस प्रकार से वीडियो हमारा आज का समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर चैनल पे आप हमारे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो इसी प्रकार का हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। और क्रैश कोर्स स्टार्टिंग किया गया तो इस पर हमारा चैनल पर वीडियो आ चुका है, तो आप उसे एक बार देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड डेज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।